त्रिभु वाले के ऊपर मैं अब काम करना चाहती हूँ। जो अपना शेष जीवन है सर ने बताया, तो गणित को और अपने जैन धर्म को ही मैं समर्पित करना चाहती हूँ। भारतीय ज्ञान परंपरा में गणित को तो मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार हो। अभी बातचीत में बात हो रही थी कि जैसे कि धर्म का पात्र आचार्य जो अपने विद्यासागर महाराज जी भी कहते थे, उन्होंने हम लोगों को कहा भी था कि हिंदी धर्म के जो मातृभाषा के प्रचार प्रसार की भी बात कीजिए आप लोग, आप कुलपति हैं तो, और एक भारत को भारत नाम दिया जाए, एक ये भी बात होना चाहिए। क्योंकि भारत का जो अर्थ है वो तेज युक्त आभयुक्त ऐसा उसका अर्थ होता है। तो अपने देश का नाम हम लोग अपने शहरों के नाम बदलते हैं, विश्वविद्यालयों के नाम बदल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरत है कि हम देश का ही नाम बदलें। देश को हम भारत ही कह के पुकारें, क्योंकि जो इंडिया का अर्थ है इन लोगों की डिक्शनरी में वो कहते हैं असभ्य लोगों का देश, अनसिविलाइज्ड लोगों का देश। तो अपने को ये एक मुहिम चलानी चाहिए कि हमारा देश आचार्य श्री ने चलाई थी, और माननीय मोदी जी थोड़ा कई बार अब मेक इन इंडिया की जगह मेक इन भारत होने लगा है। तो अब धीरे धीरे, क्योंकि आचार्य श्री की इच्छा थी तो लगता है कि ये बात सही होगी ही, लेकिन हम लोग को भी इस बात को प्रचार करना चाहिए। अपने कम से कम बोलचाल में तो हम लोग इंडिया शब्द का प्रयोग न करें, हम लोग भारत कहें, क्योंकि भारत हमारा देश का नाम है। और एक श्लोक भी है इसमें कि जो हमारे उत्तरम यह समुद्र से हिमाद्रेश दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। समुद्र के उत्तर और हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारत है, जहाँ निवास करने वाली संतति भारतीय कहलाती है। तो हमारा भारत देश का हजारों साल पुराना नाम है, उसको हमको रखना चाहिए। तो ये भी एक बात आई थी बीच में। तो अब मुझे लग रहा है कि भारत हिंदी के प्रचार प्रसार, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रचार प्रसार, और इसके लिए जितना भी मेरे से सहयोग हो सकेगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और उसको ऑनरेरी रूप से हम जितना भी कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से भी जो योगदान देना चाहेंगे, चाहे वो आर्थिक योगदान हो, चाहे जो भी सहयोग हो, जितना कर सकते हो उतना करेंगे। लेकिन अब मैं अपना शेष जीवन उसी को अभी समर्पित करना चाहती हूँ। और पुस्तक अभी मैं एक भी नहीं लिख पाई हूँ, कुछ पेपर्स तो बहुत हुए, लेकिन अब थोड़ा उस पर भी ध्यान देना है मुझे। तो ये सब कार्य मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी त्रिभु वाले जो ग्रंथ की मैं बात कर रही थी, उसकी नेट पर क्लासेस चलती हैं, तो वो अभी हम लोग अटेंड भी कर रहे हैं। तो जो त्रिभु वाले ग्रंथ है, गणित के क्षेत्र में अनुपम योगदान है कहना चाहिए। ऐसा कभी सोच ही नहीं। आचार्य कुमुदेंदु महाराज का लिखा हुआ है, दक्षिण भारत से वो थे, और अभी देशभूषण महाराज जी का जिक्र हुआ। उनकी प्रेरणा से पंडित येल्लप्पा शास्त्री जी ने कन्नड़ भाषा में लिखा, ये पूरा गणित की भाषा में लिखा है। इसमें जितने भी अध्याय हैं वो एक मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर्स जो रहते हैं उसमें खाने से बना के जो करते हैं, तो 27 बाय 27 की मैट्रिक्स है, 27 रोज 27 कॉलम लेकर। तो हर चैप्टर केवल अंकों में लिखा है, मतलब सोचते हैं ग्रंथ है लेकिन केवल अंकों में लिखा है। तो विश्व का केवल ऐसा एक ही ग्रंथ है जो कि अंकों की भाषा में लिखा है। हम लोग सब जानते हैं कि आदिनाथ भगवान की दो पुत्रियां थी, एक से उन्होंने ब्राह्मी लिपि एक को सिखाई और दूसरी से गणित सिखाया। तो गणित का उद्गम भी उस समय से ही था। तो वो जो था गणित की भाषा में लिखा केवल एक ही ग्रंथ है। और ये इतना आश्चर्यजनक ग्रंथ है कि जब जो मैट्रिक्स हैं उनके लिए उनमें जो अंक हैं, उन अंकों की जगह पर जो लिपि के 1 से लेकर 64 अक्षर हैं लिपि के, उन सबको एक एक कोड दिया है। उन अंकों की जगह पर अगर हम लिपि का अक्षर लिखते हैं और उससे खास तरह से अगर हम उनको जमाते हैं तो उनसे सारा अंतर साहित्य निकलता है। अंतर साहित्य मतलब कन्नड़ में जो प्राप्त होता है। इतनी आश्चर्यजनक बात है कि उससे 718 जो हमारी कृष्ण भगवान की भाषाएं होती थी, मुख्य 18 भाषाएं, 718 उसकी सब भाषाएं, तो पूरी भाषाओं में उनके उससे अंतर साहित्य निकल सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि उसमें सारे 9 खंड थे, उनमें से केवल एक खंड अभी उपलब्ध है, और उसमें से पंडित येल्लप्पा शास्त्री जी के द्वारा और अब आगे तो काफ़ी हो रहा है। कन्नड़ में तेजस्विनी दीदी हैं, उनके वो भी कर रहे हैं, बहुत लोग अब इस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे उनका डिकोड हो चुके हैं। जिस तरह से अंकों से भाषा में लिखना, तो पहले कन्नड़ भाषा में लिखते हैं, और जो कन्नड़ भाषा में एक साहित्य प्राप्त होता है अंतर साहित्य, उस अंतर साहित्य के उसके बाद भी बहुत सारी विधियाँ हैं। एक जैसे होता है उसमें श्रेणी बंद, नवमांक बंद, एक खास पूरी 27 को 9 बाई 9 के 9 में तोड़ लेते,
और उसमें श्रेणी बंध से करके अलग साहित्य निकलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें उसमें छुपी हैं, तो उसमें जब पहला अंक लेते हैं तो एक संस्कृत का साहित्य मिलता है, 8वां अंक लेते हैं तो प्राकृत का साहित्य मिलता है। ऐसे करके उसमें सारे तत्वार्थ सूत्र के सारे सूत्र मिलते हैं, सारा यहाँ तक कि भगवत गीता के भी सूत्र मिलते हैं। एक उसमें 5 तरह की गीता मिलती है, जो आदिनाथ भगवान के समय की गीता है। तो थोड़ा मैंने एक दिन प्रश्न भी पूछा था कि गीता क्यों कहा, तो केवल क्योंकि वो आदिनाथ भगवान जी के प्रवचन है, इसलिए उसमें उन्होंने कहा ये भगवत गीता जो कृष्ण जी के समय दी गई है वो नहीं, पर वो भी मिलती है। भगवत गीता जो है उसके भी श्लोक मिलते हैं। तो इस तरह से जितना भी साहित्य है, तो आजकल बहुत इस पर शोध कार्य चल रहा है, छुपे हुए साहित्य को ढूंढना। और जो मैं जिस विषय पे कार्य करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा आजकल क्रिप्टोग्राफी की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि किस तरह से चीज़ों को कोडिंग किया जाए, उनका डिकोडिंग किया जाए। ये आज के समय में हम लोग सब जानते हैं, जितने साइबर क्राइम्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो जितना अच्छा अपना मजबूत सिक्योरिटी रहेगी, साइबर सिक्योरिटी रहेगी, उतना अच्छा रिसर्च। इसमें बहुत आजकल रिसर्च हो रही है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में बहुत रिसर्च हो रही है। सरकारी एक स्टूडेंट है, वो इस पर इसी विषय पर कार्य कर रहे हैं, उनका पुस्तक भी आने वाली है, उनका पेटेंट भी हो रहा है। तो इसी विषय पर मैं भी अभी आगे काम भी कर रही हूँ। अभी क्लासेस ली हैं हम लोगों ने थोड़ी, तो उसमें इतना बड़ा एक तरह से चमत्कारी ग्रंथ है। और जो अंतर साहित्य जब निकलता है, तो उसका जब हम लोग उसमें जो उसका भावार्थ निकलता है, जो पहला साहित्य कन्नड़ में निकला, उसका जो भावार्थ है, जो आचार्य कुमुदेन्दु जी ने किया है, उसमें जितना हमारे आगमों में, पुराणों में जितना भी हमारा ज्ञान है, लगभग पूरा ज्ञान, पूरी जिनवाड़ी एक तरह से पूरा तत्वार्थ सूत्र उसमें संकलित उसके अर्थ में। और एक खास विषय, उसमें जितने भी विषय हैं वो सारे विषय उन्होंने पूरा, पंडित प्रियलता शास्त्री जी ने उसका, पर वो उनको बहुत समय बाद, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर एक कृति उन्होंने प्राप्त की, उस पर उन्होंने कार्य किया, उस पूरे को डिकोड किया, डिकोड करके उसका अर्थ समझा। और उसके बाद देशभूषण महाराज जी के निर्देशन में उन्होंने सारा काम किया, सारा अर्थ लिखा। और उनकी थोड़ी निधन हो गया, उसके निधन के बाद वो केवल 14 अध्याय हो पाए थे। अभी लोग काम कर रहे हैं, पर फिर भी जितना कार्य है उन पर एक श्रीधु वाले नामक एक पुस्तक उपलब्ध है, जिसमें सारा ज्ञान उसमें संकलित है। और खास तौर से एक उसमें है पुष्पायुर्वेद, पुष्पों की आयुर्वेद पूरा। तो जितना भी आयुर्वेद है, जितनी भी औषधि है, आयुर्वेदिक औषधियाँ, उसमें केवल पुष्पों के रस से इतने चमत्कारी रस बताए गए हैं कि उसमें एक रस के संयोजन से तो लोहे से सोना बन सकता था। कहते हैं कि जो पार्श्वनाथ भगवान का जो सोनभद्र कूट पे जो यहाँ पर था, वहाँ पर जहाँ से पार्श्वनाथ शिखर जी क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो बकरियों के जब जाती थी चढ़ने, तो लोहे के जो उनके खुर लगे होते थे वो सोने के बन जाते थे, इसलिए उसका नाम सोनभद्र कूट भी था। तो कुछ ऐसे पेड़ों का रसायन होगा, तो वो सारी रचना उन्होंने की। उसमें उन्होंने बताया भी कि किस तरह से कौन से रस को शुद्ध करें तो उससे स्वर्ण बन जाता है। तो कुछ इसी वजह से कुछ लोग उसको ले गए, या वो उपलब्ध नहीं हो गया, उसको लोगों ने, पुराना ज्ञान बहुत चला गया, वो इसे दूसरे रूप में हमारे आधुनिक विदेशों से आया, मतलब यूरोप वगैरह से आया। तो जो भी है, लेकिन अगर अभी भी हमारे यहाँ इतना बड़ा ज्ञान छुपा है कि इसकी हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज भी है, सब कुछ है, लेकिन सारा का सारा पुष्पों के रस से। अशोक वृक्ष जो उन्होंने कहे, जहाँ जहाँ तीर्थंकर भगवानों ने अपनी तपस्या की है, तो वहाँ पर जिस पेड़ के नीचे उनको अशोक वृक्ष का नाम दिया, कुछ उनके फूलों से, पर सारे पुष्पों के अनुसार उन्होंने सारी उसकी चर्चा की। तो इतना बड़ा ज्ञान का वो भंडार है, लेकिन केवल एक ही खंड उपलब्ध है, पर एक खंड में भी अभी काफ़ी है, लेकिन उस पर बहुत शोध की आवश्यकता है। तो मतलब मुझे लगता है क्रिप्टोग्राफी में मतलब जो एक ऐसा मानना है कि केवल परंपरा का गुणगान नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे आगे कुछ फायदा हो, वो हमें दिखाना चाहिए पूरे वर्ल्ड को कि अभी भी हमारे इतना बड़ा ज्ञान छुपा हुआ है। भारत विश्वगुरु था और विश्वगुरु फिर से बनेगा, ये हम इस अवधारणा को लेकर काम कर रहे हैं। तो भारतीय शिक्षा नीति में जो हमारे 2020 में थी, मध्य प्रदेश में सबसे पहले उसका उपयोग में लाया, उसको लाया गया था, तो क्रियान्वयन हुआ सबसे पहले। उसके बाद अब तो पूरे भारत में तो नहीं आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक में शायद भी सबसे पहले, काफ़ी पहले आ गई है। तो ऐसा करके दो भारतीय शिक्षा नीति का चल रहा है। तो ITS के जगह जगह सेंटर बने हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग अब ये
भारतीय शिक्षा नीति के अनुसार तो जो ज्ञान परंपरा है उसका आधुनिकतम समय में यूज हो सके उसको हम ले जाएं। तो फिर से हमें उम्मीद है कि हमारा देश भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनेगा और हम सबका प्रयास इसी तरफ होना चाहिए। इसके प्रति जागरूकता फैलाना, प्रचार प्रसार करना और अपनी परंपरा पर गर्व करना। हमारे जितना भी ज्ञान है, हमारी हल्दी, हमारा नीम, हमारे चंदन, इन सब का पेटेंट विदेशों में करने लगे और इसका फायदा वो उठा रहे थे। मतलब गलत है, तो बहुत अच्छा हमारी भारत सरकार ने विरोध किया। और जो हमारा ज्ञान परंपरा है, इसके अतिरिक्त जो इवन आदिवासियों के पास ट्राइबल जो नॉलेज है, फोक नॉलेज है, ये इतनी नॉलेज, हमारे पुरखों का जो ज्ञान होता था, कब बादल देख के बता देते थे कब वर्षा होगी, कब क्या होगा। मतलब आज छोटा सा एक दो, जैसे आज शुक्रवार की बादली रहे, शनिचर छाए तो एक हफ्ते तक बरसती रहेगी, ये कई बार हम लोगों ने देखा। तो उनका जो एक लौकिक ज्ञान, जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, वो ज्ञान का भी एक विकास होना चाहिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा में अलग अलग खंड बने हुए जिनके बाद काम करके हम लोग उस ज्ञान को संजो लें। अपनी जो भाषाएं थी, कितनी भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, कितने हमारे प्रजातियां लुप्त होती जा रही हैं, चाहे पुष्पों की हो, पेड़ पौधों की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो। तो इन सब का संरक्षण करना चाहिए, पूरी प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। अभी जो समझ रहा है रेखा साहब के बारे में प्रोफेसर साहब भी चर्चा कर रहे थे, तो वास्तव में प्रकृति का संरक्षण करते हुए और जैन शैली जो है, जैन जीवन शैली जिसको कहते हैं मिनिमलिस्टिक जैन जीवन शैली, अपरिग्रह, जो हम लोगों की सबसे बड़ी बात है कि कम से कम चीज़ों का, प्रकृति का कम से कम उपयोग करके हम लोग अपना जीवन जिए। तो ये सब में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। खासतौर से अगर उन्होंने भी शायद बोला था कि जितने भी जैन सिद्धांत हैं आजकल, अगर उसको विश्व मानता है, एक तो सत्य अहिंसा तो है ही, अहिंसा में आप स्वयं भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने देंगे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। और जो अनेकांतवाद है उसमें एक ही बात के कई सारे पहलू हैं। आप ही सही हो सकते हैं, हम भी सही हो, एक ही चीज़ों के कई अर्थ होते हैं। तो उसमें आपका अपना पहलू से देख रहे हैं, वो अंधे के हाथी वाली बात कही जाती है। तो हर पहलू से अलग अलग है, हर कोई अपनी जगह सही है, वो अपने परिप्रेक्ष्य में सही है, दूसरा अपने परिप्रेक्ष्य में सही, अपने सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव से। तो अगर ये सब माने तो पूरे विश्व में एक शांति रहेगी। हम लोग विश्व शांति की प्रति भावना भाते हैं और ये सोचते हैं कि पूरा एक दिन हमारा देश फिर से 2047 तक, जो माननीय मोदी जी ने जो लक्ष्य दिया है 2047 तक हम फिर से एक विश्व गुरु बन सके, उसमें हम सबको और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर प्रयास करना चाहिए। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि यहाँ हमारे बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं, लगभग 400 से अधिक। तो उसमें जो नई पीढ़ी आगे आ रही है उनको इस तरह की शिक्षा मिले, वो भी इस भारतीय ज्ञान परंपरा में, जैन गणित में बहुत आगे आएँ और उसका ज्ञान प्राप्त करें और उसको आधुनिक विश्व के कल्याण हेतु उसका लोकार्पण करें। ऐसी भावना के साथ आप सभी को सादर करते हैं।